इस वीडियो में हम लोग ग्रीन स्किल के जितने भी टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझेंगे। और ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही इजी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने जो साइंस में पढ़ा होगा, एसएसटी में पढ़ा होगा, उसी टॉपिक को यहाँ पे जो आपका आईटी हो गया या एआई हो गया उसमें डिस्कस किया गया है। या आईटी हो या एआई हो, दोनों के लिए आपका सेम टॉपिक है ग्रीन स्किल। और इसमें जितने भी आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट दिए गए हैं, सारे कंटेंट को हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे कि आपका क्या क्या उसमें टॉपिक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हाट आर एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या होता है, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा या फिर उसका एसएसटी का ज्योग्राफी पार्ट में पढ़ा होगा। इसमें क्या है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स दैट आर फाइनाइट इन क्वांटिटी एंड रिकरिंग यूज ऑफ दीज is reducing their quantity at fast rate. Since these have finite quantity, they will exhaust one day. Example: coal, oil, natural gas, etc. देखिए, exhaust मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है। तो ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो आपको लिमिटेड क्वांटिटी में है और उसको हम रोज दिन यूज कर रहे हैं, पर डे यूज कर रहे हैं, और हर एक दिन उसका क्वांटिटी जो है दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, ठीक है। और अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो आपका ये जो नेचुरल रिसोर्स है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप का रिसोर्स को हम लोग एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका हो गया कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या हो गया, इनफाइनाइटली अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स दैट आर लिविंग बीइंग ऑफ अर्थ एंड कैन नेवर कंज्यूम टू फिनिश देम आर नोन एज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। तो ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो आपको अर्थ पे अवेलेबल है, ठीक है, और वो कभी खत्म नहीं होगा और उसको हम लोग बार बार यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहते हैं। एग्जांपल में आपका हो गया विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और सोलर एनर्जी। ये सब जो ऐसा रिसोर्स है अर्थ का जिसपे आपका लिविंग बींग्स जो है हर एक तरह काम करता है जिसके द्वारा, और इसको वो खत्म नहीं कर सकता है, मतलब इसको खत्म ही नहीं कर, कंज्यूम होगा ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, व्हाट आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, दीज आर द रिसोर्स व्हिच यूज्ड अप क्वांटिटी टू इज रिप्लेस्ड ऑन इट्स ओन एंड नेचर इज प्रोड्यूसिंग देम कॉन्स्टेंटली। एग्जांपल वुड, टिम्बर, सोलर एनर्जी, वाटर। यानी ऐसा रिसोर्स जिसको हम लोग क्वांटिटी को रिप्लेस करके, ठीक है, यानी एक तरह से समझ लीजिए ऐसा रिसोर्स जिसको हम लोग बार बार यूज करते हैं। सिंपल बात समझ लीजिए, ऐसा रिसोर्स जिसको हम लोग बार बार यूज कर सके और नेचर जो है उसको रिप्लेस करता है और रिप्लेस करने के बाद उसको फिर दोबारा यूज कर सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, आपका वुड हो गया, टेम्बर हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, वाटर हो गया। ऐसा है जिसको हम लोग यूज करते हैं और ये आपको बार बार कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज होगा, ठीक है। और हर एक कंडीशन में हम लोग इसको अलग अलग फॉर्म में यूज करते हैं। और नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो आपको रीजनरेशन में बहुत लंबा समय लेगा, ठीक है, या फिर आपको इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, रीग्रो नहीं कर सकते हैं। और ये जो है आपको ऐसे रिसोर्स है जो आपको बार बार कंज्यूम होते जा रहा है, इसको हम लोग दोबारा बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह का रिसोर्स को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जिसमें आपका हो गया गैस, अर्थ, मिनरल्स, ओर्स हो गया। ये सब ऐसे रिसोर्स हो गए जिसको हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। यानी अगर रीजनरेट भी होगा तो उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स फिर से लगेगा, तो आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह के रिसोर्स को हम लोग नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। अगर दूसरी भाषा में बात करें तो ऐसा रिसोर्स जिसको हम लोग बार बार यूज करेंगे वो रिन्यूएबल हो जाएगा, और जिसको हम लोग बार बार यूज नहीं कर सके वो नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल।
फॉसिल फ्यूल क्या हो गया? कोल, ऑयल, नेचुरल गैस आर कलेक्टिवली नोन एज फॉसिल फ्यूल। जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सबको हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए क्या है, हाउ डज इन्वायरमेंट इम्पैक्ट अस। इन्वायरमेंट जो है वो हम पे कैसे प्रभाव करता है या कैसे प्रभाव डालता है। सम फैक्ट अबाउट हाउ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट अस, ट्रीज, कैनोपी, vegetation and grassy area capture and filter rainwater and reducing the amount of salt, oil and pollutant flowing from roads and lawn into nearby waterways। देखिए जो ट्री हो गया, कैनेपी हो गया, वेजिटेशन हो गया, यानी पेड़ पौधा, झाड़ी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये सब जो होता है आपके आसपास के एरिया का जो डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है, ऑयल हो गया, जो गंदगी होता है, ठीक है, उसको फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, Each tree can be absorb up to 48 pound of carbon dioxide per year। और एक ट्री जो है लगभग जो है 48 पाउंड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। In open space can be reduce the cost of drinking water up to 10-fold by protecting underground source। और यही जो है आपको ओपन ये स्पेस जो होता है जिसमें आपको पानी की कमी होता है, और जहाँ पेड़ पौधा रहेगा वहाँ क्या होगा, आपको पानी की कमी नहीं होगा, वहाँ ग्राउंड लेवल मेंटेन रहेगा। इसीलिए इन्वायरमेंट जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑन इन्वायरमेंट। अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ना, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो उससे इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑन इन्वायरमेंट आर मोर कंजप्शन ऑफ लैंड, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड का कंजप्शन होगा, मोर फॉरेस्ट बीइंग कट, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटेगा, मोर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा यूज भी होगा। क्वेश्चन 6 है, व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। द 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर सॉइल या लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। इसके अलावा भी आप कोई पॉल्यूशन को लिख सकते हैं। 7 है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर द पॉसिबल कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और इसका कॉज क्या क्या हो सकता है। The global warming refers to the increase of Earth's average temperature all across the globe because of our lifestyle. It resulted increased CO2 level। देखिए ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो आपका एवरेज टेम्परेचर चल रहा है या जो आपका टेम्परेचर है सर्वाइव करने के लिए, उससे अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या हो गया, मतलब कि CO2 का मात्रा सिंपली बढ़ जाता है तो गर्मी लगना शुरू हो जाता है। द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर डिफॉरेस्टेशन, मोर यूज ऑफ व्हीकल्स, इंक्रीज पॉपुलेशन कॉज मोर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। सबसे ज्यादा क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ कटने से होता है ग्लोबल वार्मिंग, आपको ज्यादा गाड़ी यूज करने से होता है, और पॉपुलेशन बढ़ने से भी होता है, जिससे फॉसिल फ्यूल का ज्यादा यूज होगा तो आपका ग्लोबल वार्मिंग होगा। 8 नंबर, हाउ इज इलीगल माइनिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटोरिएशन ऑफ आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। अगर इलीगल माइनिंग किया जाए, ठीक है, खुदाई अगर किया जाता है तो उससे क्या क्या इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है वो देखना है। इलीगल माइनिंग इफेक्ट आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, सबसे पहला हो गया लॉस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट मतलब होता है रहने का जगह। फॉर माइनिंग टेक प्लेस द लैंड अबव द माइन क्लियर, दस द ट्री फॉरेस्ट ऑन द लैंड आर कट डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट। अगर पेड़ कटेगा तो आपका क्या होगा, लैंड जो होगा वो या इन्वायरमेंट जो होगा वो आपको अनबैलेंस होगा, क्योंकि जब पेड़ कटेगा तो जानवर का रहने का जगह नहीं मिलेगा, जानवर मरेंगे, वो शहर की तरफ आएंगे, जिससे लाइफ स्टाइल क्या होगा, प्रभावित होगा, जानवर भी मारे जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको इन्वायरमेंट जो होगा अनबैलेंस हो सकता है। कॉज पॉल्यूशन भी कौन होगा, माइनिंग कॉज पॉल्यूशन, the explosive used for mining can pollute the air and water, disturb water level, water level भी disturb होगा। mining leads to crack in the surface and beneath air the underneath
वाटर लेवल डिस्टर्बिंग द नॉर्मल वाटर लेवल ऑफ द एरियाज। क्या होगा, जब माइनिंग किया जाता है तो उससे आपका जो सरफेस होगा वो क्रैक होगा, और क्रैक होगा तो पानी जो नीचे का होगा वो क्या होगा, इवोपरेट होगा, इवोपरेट होगा, जिससे आपको वाटर लेवल भी डिस्टर्ब होगा और उस एरिया में पानी की कमी होगी। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज। माइनिंग इम्पैक्ट द क्लाइमेट इन मल्टीपल वेज सच as the use of explosive by the release of chemical and heavy metals particles and also by the harmful byproduct they generate। यानी क्लाइमेट चेंज क्या होगा, तो माइनिंग जो होता है वो क्लाइमेट को बहुत तरीके से इफेक्ट करता है। अगर एक्सप्लोसिव यूज करते हैं तो उससे केमिकल जो निकलता है उससे भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जो आपका मेटल्स होता है उससे प्रॉब्लम होता है, या फिर आपका जो एनवायरनमेंट में जो भी आपका एयर पॉल्यूशन जाता है उससे भी क्लाइमेट इफेक्ट होता है। तो बहुत सारे तरीके से क्लाइमेट जो है वो आपको इफेक्ट करता है। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? अ कार्बन फुटप्रिंट इज अ मेजर ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज ए रिजल्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। मतलब कार्बन फुटप्रिंट एक ऐसा मेजरमेंट हो गया, एक ऐसा मापदंड कहिए जिसमें आप ये पता करते हैं कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना जनरेट हुआ या दूसरा गैस कितना जनरेट हुआ, जिससे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो पता चल जाए। उसके बाद है 10 नंबर, व्हाट इज 3R प्रिंसिपल। 3R प्रिंसिपल क्या होता है? 3R used to refer the 3 terms that are reduce, reuse and recycle। 3R मतलब क्या हो गया? reduce, reuse, recycle। While recycle is usually using the material again once it finish, reusing is discovering a new alternate way to utilize to trash instead of discarding it। तो होता क्या है कि 3R प्रिंसिपल में आपका रिड्यूस होता है, रीयूज होता है और रिसाइकल होता है। इसमें क्या होता है, किसी भी मटेरियल को हम लोग रीयूज करेंगे, रिड्यूस मतलब यूज करना, सही ढंग से यूज करेंगे, सही मात्रा में यूज करेंगे, अगर हो सके तो बार बार रीयूज करेंगे, और अगर पॉसिबल है तो रिसाइकल भी कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 3R प्रिंसिपल का यूज करके किसी भी रिसोर्स को हम लोग ज्यादा से ज्यादा दिन तक चला सके। 11 नंबर है, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन एंड व्हाट आर सम रीजन बिहाइंड सॉइल डीजनरेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, अब बताना है कि आपको कुछ रीजन बताना है जिससे सॉइल डीजनरेट किया जा सके, ठीक है। तो ये डीजनरेशन में क्या होता है, यानी अगर सॉइल डीजनरेट हो रहा है तो उसका प्रॉपर रीजन क्या होगा, ठीक है, क्या कारण है सॉइल डीजनरेशन का, यानी कैसे वो डीजनरेट हो रहा है। तो इसमें आपको होगा, सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, जो सॉइल आपका है उसको हम लोग प्रिजर्व करें, उसके फर्टिलिटी को मेंटेन रखें, या फिर जो सॉइल है उसको बहने ना दे, सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करें। There are many reasons behind soil degradation, such as lack of contamination of soil nutrients and organic matter, compaction of soil, loss or change of soil structure, and increase the salinity or acidity of the soil। कहने का मतलब ये हो गया कि सॉइल जो है वो आपको डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि डिग्रेडेशन में आपका सॉइल जो है उसमें बहुत सारे मात्रा में जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं या फिर आपको सॉइल में जो भी आपको पार्टिकल्स होते हैं वो आपको मिक्सअप हो जाता है, और पार्टिकल्स मिक्सअप होने से क्या होता है, जो भी आपको हार्मफुल पार्टिकल्स होता है वो मिक्स होता है, जिसके वजह से सॉइल का फर्टिलिटी कम हो जाता है। सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगा, और इसमें जब सॉइल की फर्टिलिटी कम होगा तो आपका जो पैदावार है, यानी कि जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी आपका कम हो जाएगा। अब वो इसलिए होता है क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी कम होता है, और सॉइल फर्टिलिटी से कम होता है क्योंकि वहां पे आपको सॉइल में जो एसिड की मात्रा होता है
वो एसिड की मात्रा उसमें बढ़ जाता है। और जब भी एसिड की मात्रा बढ़ेगा तो सॉइल डिग्रेड करेगा, सॉइल खराब होगा तो आपका सही ढंग से कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन है व्हाट आर सम सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक। अगर सॉइल संरक्षण किया जाए, मिट्टी का संरक्षण अगर किया जाए तो उसमें क्या क्या टेक्निक हो सकता है। आपका हो गया टेरेस फार्मिंग, बफर स्ट्रिप, क्रॉप रोटेशन, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एफोरेस्टेशन, मल्चिंग और नो टिल फार्मिंग। ये सब आपको एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें हम लोग सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। हाउ कैन यू कंजर्व वाटर। वाटर कैसे कंजर्व करेंगे। वी कैन कंजर्व वाटर बाय फॉलोइंग मेथड। पहला, चेक योर टॉयलेट फॉर लीक्स। सेकेंड, चेक faucets and pipes for leaks. Third, use your automatic washing machine only for full loads only. Turn off the water while brushing your teeth and take shorter shower. ये आपका कुछ ऐसे मेथड हो गया जिससे हम लोग वाटर को कंजर्व करेंगे। प्लांटिंग अ न्यू ट्री क्रिएट अ न्यू फॉरेस्ट इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन। जब कहीं पे आप नया पेड़ लगाते हैं, ठीक है, तो आपको एफोरेस्टेशन कहलाता है। प्लांटिंग ट्री यूज डैमेज एरिया ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। ऐसा जगह जहां पे पेड़ पहले से कटा हुआ है और वहां पे फिर हम पेड़ लगा रहे हैं तो उस जगह को हम लोग कहेंगे रिफॉरेस्टेशन या प्रोसेस को कहेंगे रिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन 16 हो गया व्हाट आर सम फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेथड। अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेथड को पूछा जाए तो आप उसमें क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या उसमें मेथड्स होता है। तो सम फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेथड्स आर प्लांट मोर ट्रीज, पहला हो गया। सेकेंड हो गया रेगुलेट एंड प्लांट कटिंग ऑफ ट्री। थर्ड आपका हो गया फायर सेपरेशन टेक्निक। फोर्थ आपका हो गया फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। फिफ्थ आपका हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। एंड सिक्स्थ आपका हो जाएगा रिफॉरेस्टेशन एंड एफोरेस्टेशन। ये सब आपको मेथड हो गए जिससे हम फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे। क्वेश्चन 17 है डैश इज एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज कंपेटिबल विद द नेचुरल एनवायरनमेंट व्हाइल कंसीडरिंग सोशल इशू। आपका हो जाएगा ग्रीन इकोनॉमी। 3 डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक लिख सकते हैं यहाँ पे। व्हाट आर ग्रीन स्किल। ग्रीन स्किल क्या होता है। ग्रीन स्किल्स आर द स्किल रिक्वायर्ड अलोंग विद वैल्यू, एटीट्यूड एंड रिक्वायर्ड नॉलेज टू क्रिएट अ सस्टेनेबल ग्रीन इकोनॉमी। तो ग्रीन स्किल एक ऐसा स्किल होता है, ये ऐसा वैल्यू होता है, एटीट्यूड होता है जिसमें आप ऐसे नॉलेज को रिक्वायर्ड या ऐसे नॉलेज को जनरेट करते हैं, एक ऐसे नॉलेज को अप्लाई करते हैं जिससे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं, यानी सस्टेनेबल इकोनॉमी जो है, सस्टेनेबल ग्रीन इकोनॉमी क्रिएट करते हैं। यानी बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए जब आप इन्वायरमेंट के पक्ष में काम करते हैं तो वही आपका ग्रीन स्किल कहलाता है। क्वेश्चन 20 है व्हाट आर ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब्स रेफर टू अ जॉब दैट एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनी ट्रेडिशनल जॉब और वर्क दैट एक्सिक्यूटेड इन वे दैट सपोर्ट एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कॉल्ड ग्रीन जॉब्स। देखिए ग्रीन जॉब्स जो होता है वो आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है और कोई भी जॉब, ठीक है, कोई भी जॉब जब आपका जॉब जो है या कार्य जो है वो इन्वायरमेंट के सपोर्ट में होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सपोर्ट में होगा, तो उस तरह के जॉब को हम लोग ग्रीन जॉब्स कहेंगे। उससे आपके जॉब से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसके बाद है क्वेश्चन 21 व्हाट इज अ ग्रीन इकोनॉमी एंड व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है और इसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है। A green economy is an economic system that is compatible with the natural environment while considering social issue. The green economy एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जो आपको इन्वायरमेंट, जो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसमें आप जो भी सोशल इशू होता है उस सोशल इशू को कम करने के लिए किया जाता है।
ठीक है। यानी जब समाज में कोई कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट को समाज के द्वारा, तो उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए जो वर्क होता है, इकोनॉमी होता है, उसे हम लोग ग्रीन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। और इसका मेन प्रिंसिपल क्या हो गया ग्रीन इकोनॉमी का? जनरेशन एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी होगा, रिसोर्स होगा, उसको यूज करेंगे, जनरेट करेंगे। सेकेंड, एनर्जी एफिशिएंसी होगा। थर्ड, वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड मैनेजमेंट। फोर्थ आपका हो गया प्रिजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। एंड फिफ्थ आपका हो गया ग्रीन जॉब क्रिएशन। ठीक है। अब है क्वेश्चन 22, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी? ग्रीन इकोनॉमी कंपोनेंट्स क्या क्या होता है? आपका हो गया रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट और लैंड मैनेजमेंट। तो ये आपको ग्रीन स्किल का जितना भी टॉपिक था, क्वेश्चन आंसर था, उसको बता दिया गया। और आई थिंक ये जो टॉपिक जो है बहुत ही आसान रहा होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो आपको एसएसटी और साइंस बुक से मिलता जुलता रहता है।